वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आई होप सो आप ठीक होंगे। वेलकम करते हैं आपको एकेडमी के डिस्कशन फोरम पर। तो नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होने वाला है, टेस्ट नंबर 11, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके डिस्कशन कर लेते हैं। बाकी आप डिस्कशन फोरम पर पूछ लीजिएगा एकेडमी के। बिना देर लगाए शुरू करते हैं यार। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की तरफ से एक मशहूर हॉकी प्लेयर है शहबाज अहमद साहब। उनके मुतालिक सवाल अक्सर में पूछ लिया जाता है कि शहबाज सीनियर कौन है। तो ये सवाल अक्सर कई बार पेपर्स में पूछा गया है कि हु वाज शहबाज अहमद। तो शहबाज अहमद फील्ड हॉकी के प्लेयर थे, ये आपने जहन में रखना है। और इनका निक नेम शहबाज अहमद सीनियर था। इन्हें शहबाज अहमद सीनियर क्यों कहा जाता है, उसकी वजह यह है कि इनके बाद एक और हॉकी के प्लेयर पाकिस्तान में आए थे, वो भी शहबाज अहमद ही थे। तो उन्हें शहबाज अहमद जूनियर कहा जाता था और इन्हें शहबाज अहमद सीनियर कहा जाता था। बड़े तेज़ प्लेयर थे, मैंने खुद इनको खेलते हुए देखा है। बड़े आउटस्टैंडिंग प्लेयर थे यह हॉकी के। अब तो खैर हॉकी पाकिस्तान की तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि FATF क्या है, ये कब बनी और इसके कितने मेंबर्स हैं आजकल और कहाँ पर ये बनाई गई थी एटसेट्रा। तो FATF का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है पेपर में वो ये है कि FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में इसकी बुनियाद पड़ी थी पेरिस के अंदर, ये आपने याद रखना है। 1989 में पेरिस के अंदर FATF की बुनियाद पड़ी थी। और FATF की ज़रूरत क्यों पेश आई, आखिर क्या ऐसी वजह थी कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बुनियाद डाली गई 1989 में पेरिस के अंदर। G7 कंट्रीज़ की तरफ से, G7 कंट्रीज़ ने इसको बनाया था। और G7 समिट जब हो रही थी पेरिस में 1989 में, तब ये बनाई गई थी। वजह क्या थी जी कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो इश्यूज़ थे उसको कंट्रोल करने के लिए FATF को बनाया गया। उसके बाद फिर खैर और चीज़ों को भी इसमें शामिल कर लिया गया, जैसे एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ को शामिल किया गया। अब FATF की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की तलवार पाकिस्तान पर लटकी रहती है आजकल, उसके मुतालिक बड़े सवालात आ रहे हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि FATF कब बनी, बुनियाद इसकी कब पड़ी, इसे किसने बनाया और वो समिट कहाँ पर हुई थी। जब FATF को बनाया गया तो वो पेरिस में हुई थी, याद रखिएगा। अभी करंटली इसके मेंबर्स कितने, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा। तो ये आप लोग मुझे डिस्कशन में बताएंगे क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट कब बनी थी। कई बार पेपर्स में पूछा गया है आपसे कि नॉन अलाइंड मूवमेंट कब बनी थी। तो 1961 बेलग्रेड में ये इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई है। 1961 बेलग्रेड में। नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या है, क्यों बनी, ये आपको बता देते हैं। करंटली इसके मेंबर्स 120 ही हैं और ये चेंज भी हो सकते हैं वक्त के साथ, क्योंकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल ग्रुप था मुख्तलिफ कंट्रीज़ का, जो 1961 में बनाया गया। उसकी वजह क्या थी कि उस वक्त दो पावरफुल ब्लॉक्स बने हुए थे। एक ब्लॉक था सोवियत यूनियन का, जिसमें वो ममालिक थे जो रशिया को सपोर्ट करते थे, और दूसरा ब्लॉक था USA और उसके सपोर्टर्स का। अब ये जो ब्लॉक दो बने हुए थे ना, सोवियत यूनियन और अमेरिका के, ये तो आज तक ही आपको पता है कि टसल चलती आ रही है USA और रशिया की। वहाँ पर कम्युनिज़म के इशूज़ थे। एक ब्लॉक जो है कम्युनिज़म को सपोर्ट करता था और दूसरा जो ब्लॉक है वो कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ था, ठीक है। तो ये कम्युनिज़म और एंटी कम्युनिज़म की लड़ाई थी। बहरहाल खैर आपको इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़िलहाल इतना याद रखें कि दो जो पावर ब्लॉक बने थे उसमें एक तरफ USA और उसके हामी ममालिक थे, और एक तरफ जो है आपका सोवियत यूनियन, रशिया और उसके हामी या उसके हिमायती ममालिक थे। लेकिन ये जो नेम या नॉन अलाइंड मूवमेंट में कंट्रीज़ थे, ये वो कंट्रीज़ थे जो ना तो सोवियत यूनियन या रशिया को सपोर्ट करते थे और ना ही ये USA को सपोर्ट करते थे। ये कहते थे हम किसी भी पावर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो ये थी इसकी सारी की सारी कहानी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला के मुतालिक। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मंडेला थे कौन, ये कौन शख्स था मंडेला, और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। नेल्सन मंडेला ने नस्ल परिस्थिति के ख़िलाफ़ एक बाकायदा जंग लड़ी है, और वो जंग कोई हथियारों से नहीं लड़ी, उसने अपने सब्र से और अपनी हिम्मत से लड़ी थी। क्योंकि अफ़्रीका के अंदर, साउथ अफ़्रीका में काले लोगों को बड़ी हतक आमेज़ निगाह से देखा जाता था और उन्हें उनका हक़ नहीं दिया जाता था। तो नेल्सन मंडेला ने ब्लैक लोगों को उनका हकूक़ दिलाने के लिए अपनी हिम्मत और अपने काम को जारी रखा, और इसी वजह से ना उन्हें तकरीबन 27 साल जेल में रहना पड़ा है। 27 साल नेल्सन मंडेला जेल में रहे हैं। कितने साल जी? 27 साल। उसके बाद 27 साल अपना जेल में ये गुजारने के बाद जब ये छूटे हैं तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, बड़ी मशहूर किताब है इनकी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और 1994 में ये किताब पब्लिश हुई है, ये भी आपने जहन में रखना है।
नेल्सन मंडेला ने अपनी ज़िंदगी के कितने साल ब्लैक लोगों के हकूक़ दिलाने के लिए गुजारे थे जी? 27 ईयर्स। और इनकी जो मूवमेंट थी ना, उसे ये कहते थे एंटी अपार्थीड मूवमेंट, क्योंकि अपार्थीड की जो सोच थी वो ये थी कि काले लोगों से नफ़रत की जाएगी। एंटी अपार्थीड का मतलब है कि काले लोगों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। तो ये एंटी अपार्थीड थे एक्चुअली, ये जो नेल्सन मंडेला थे। उसके अलावा 1994 में तो इनकी किताब आई है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 27 साल जब ये जेल में गुजारने के बाद निकले हैं। उसके बाद एक मूवी भी इनकी इस किताब के ऊपर बनी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2013 में ये फिल्म बनी है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, साथ साथ इनको जहन में रखते जाएँ आप लोग। उसके बाद एक बड़ा अहम क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, किसने बनाई, और इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, एट्सेट्रा। तो सुन लीजिए जनाब, 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। 1885 दिसंबर 1885, A.O. ह्यूम। कंप्लीट नेम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि सम टाइम वो आपसे कंप्लीट नेम भी पूछ सकता है। अब जी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप ये बताएंगे कि इसका पहला प्रेसिडेंट कौन था। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। कुछ लोग कह रहे होंगे कि जी गांधी था। नहीं जी, गांधी नहीं थे। उसके बाद पहला प्रेसिडेंट आपने बताना है डिस्कशन फोरम पर अकेडमी के। दूसरा आपने डिस्कशन फोरम पर ये बताना है कि पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था इसका, कांग्रेस का फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे। ठीक है जी, ये 2 सवाल मैंने आपके लिए छोड़े, ये आपने लाजमी बताना है डिस्कशन फोरम पर। उसके बाद एक क्वेश्चन है जी, 2016 का T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था। वेस्ट इंडीज़ ने जीता था ऑफ कोर्स, और वेस्ट इंडीज़ ने इस मैच में इंग्लैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। 2016 का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेटों से जीता था। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है इस मैच की कि ये एडन गार्डन्स कोलकाता में खेला गया था। एक बार पीपीएससी के पेपर्स में ये भी पूछा गया था कि एडन गार्डन किस मुल्क में है ये क्रिकेट का ग्राउंड। तो बहुत सारे लोग समझते हैं जी एडन गार्डन एक इंग्लिश का वर्ड है, तो ये ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड में होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। एडन गार्डन्स का ग्राउंड कलकत्ता यानी इंडिया के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसको आपने लाजमी ध्यान से सुनना है कि रंजीत सिंह बड़ा मशहूर एक सिख एम्पायर का बादशाह गुजरा है। इसने कैपिटल को ना, सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि जो सिख एम्पायर थे उसका पहला कैपिटल या दारुल हुकूमत गुजरांवाला हुआ करता था। सिख एम्पायर का पहला कैपिटल कौन सा था, गुजरांवाला। लेकिन जब रंजीत सिंह तख्त पर बैठा है तो रंजीत सिंह ने कैपिटल को मुंतकिल कर दिया लाहौर में। ठीक है जी। पहले कौन सा था कैपिटल, सिख एम्पायर का गुजरांवाला, और रंजीत सिंह ने इस कैपिटल को लाहौर की तरफ मुंतकिल कर दिया। गुजरांवाला को कैपिटल बनाने वाला कौन था, चरट सिंह। और ये चरट सिंह जो है दादा थे रंजीत सिंह के। पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है कि लाहौर को तो कैपिटल बनाया था रंजीत सिंह ने, लेकिन उससे पहले कैपिटल कौन सा था सिख एम्पायर का, गुजरांवाला था। और किसने बनाया था, चरट सिंह ने बनाया था। अब थोड़ा सा आपको रंजीत सिंह के मुतालिक भी बता देते हैं। इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी रंजीत सिंह के मुतालिक, कई बार पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। रंजीत सिंह कौन था जी, रंजीत सिंह को शेर पंजाब या लायन ऑफ पंजाब के नाम से याद किया जाता है। शेर पंजाब या लायन ऑफ पंजाब के नाम से इसे याद किया जाता है। ठीक है जी। और इसके मुतालिक एक और क्वेश्चन पेपर्स में कई बार पूछा जाता है कि रंजीत सिंह की बाईं आंख ज़ाय हो गई थी, उसकी वजह क्या थी जी, स्मॉल पॉक्स उसकी वजह थी। वैसे ये बच तो गया था स्मॉल पॉक्स से, लेकिन इसकी बाईं आंख ज़ाय हो गई थी, और ये कई बार पेपर्स में आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है जी। अब रंजीत सिंह पैदा कहाँ हुआ जी, पैदा हुआ है रंजीत सिंह गुजरांवाला में। ठीक है जी, जहाँ इसके दादा ने कैपिटल बनाया था सिख एम्पायर का, और इसकी डेथ हुई है लाहौर में। पैदा हुआ है गुजरांवाला में, डेथ कहाँ हुई है जी, लाहौर में। कहाँ पर इसकी कब्र है, कहाँ पर ये दफन है, तो समाधि ऑफ महाराजा रंजीत सिंह लाहौर में ही ये मदफून है। पैदा हुआ गुजरांवाला में, मरा है लाहौर में, तो उसकी कब्र भी कहाँ पर है, लाहौर में ही है। इसके बेटों की तादाद आप मुझे बताएंगे, टोटल बेटे कितने हैं रंजीत सिंह के, बेटों की तादाद आपने बतानी है, क्योंकि ये सवाल भी पेपर्स में कई बार पूछा जा चुका है। अच्छा जी, यहाँ पर इसके बेटों की थोड़ी सी तफसील मैं आपको बता देता हूँ। दुलीप सिंह और खड़क सिंह इसके जो बेटे थे, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके बेटे हैं। खड़क सिंह इसका पसंदीदा बेटा था, ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था। लेकिन यहाँ पर ये जो दुलीप सिंह है, ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह आखिरी सिख बादशाह था, सिख एम्पायर का ये आखिरी सिख बादशाह था। इसके बाद सिख एम्पायर ख़त्म हो गई। ठीक है जी। दुलीप सिंह कई बार पेपर में पूछा जा चुका है आपसे कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिख एम्पायर। सो करेक्ट आंसर इज दुलीप सिंह। और रंजीत सिंह का फेवरेट बेटा कौन सा था, खड़क सिंह। ठीक है जी।
तो ये इंपॉर्टेंट कुछ मालूमात थी रंजीत सिंह के मुतालिक। मज़ीद और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको समझ नहीं आते, वो आप डिस्कशन फोरम पर पूछ लिया करें, और वहाँ पर आपको डेली बेसिस पर ऑडियो की शक्ल में एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। डिस्कशन फोरम आप लोगों के लिए बनाया गया बेटा। जो स्टूडेंट्स कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी के ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो ग्रुप वगैरह मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं, वो इस नंबर को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट बना लें, और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अकेडमी के ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।